वेलकम टू द रैंक स्टेट। मैं हूं संजय सुमन और आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने अलजेब्रा के कुछ टॉपिक को कवर किया है और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रा का आखिरी टॉपिक जो क्लास 10th का सिलेबस था और अब बीपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं, समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी कहते हैं। तो एपी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एपी को समझने से पहले आपको सीक्वेंस एंड सीरीज को समझाता हूं, फिर हम लोग समझेंगे कि एपी क्या है। तो सबसे पहले आप समझें कि एपी पहले सीक्वेंस किसको कहते हैं और सीरीज किसको कहते हैं। तो सीक्वेंस क्या कहते हैं कि संख्याओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित नियम को पालन करता है, उसको बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? पैटर्न। मतलब संख्याओं का एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जो किसी निश्चित पैटर्न के साथ आता हो, यानी कि निश्चित पैटर्न के साथ जुड़ा हुआ हो, उसको बोलते हैं आप सीक्वेंस। और सीरीज क्या है? जब सीक्वेंस के सारे टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट के रूप में लिख देता है, यानी कि जोड़ी योगफल के रूप में या अंतर के रूप में लिख देते हैं, तो उसको कहा जाता है सीरीज। अब ये जो सीक्वेंस है ना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना, ये फिक्स हो कि 5 टर्म है, 10 टर्म है, 20 टर्म है, इसको बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। और जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 दिखा रहा हूँ, जो 2, 5, 10 और 17 4 नंबर ऑफ टर्म्स है, फाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 में भी आपका 4 टर्म्स है, फाइनाइट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी फाइनाइट हो जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6 यहाँ पर आप देख रहे हो डॉट 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 लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं है। जब नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं होते हैं तो इसको कहा जाता है इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। ओके, अब ये सीक्वेंस कैसे लिखता हूं? तो ये किसी भी पैटर्न पे हो जाता है। जैसे मैं लिखता हूं कि किसी सीक्वेंस का जो nth टर्म है ना, वो कुछ n² + 1 के रूप में है। तो n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 रखते जाइए और आपके सारे नंबर का जो है ग्रुप आपको मिल जाएगा, जो इसी पैटर्न पर ऑलवेज होगा। उसी प्रकार से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह बात करें तो an जो है वो कितना हो जाएगा? 3n + 1। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब भी बात करेंगे तो n क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर पर ही होगा। तो n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 पुट करते जाइए और इस तरह से आप a1, a2, a3, a4, a5 जितना भी आपको ग्रुप में मेंबर चाहिए उतना आप मेंबर फाइंड कर सकते हैं। तो आप जो भी ग्रुप फॉर्म कर रहे हो ये एक निश्चित पैटर्न पे कर रहे हो, और इसी निश्चित पैटर्न के कारण इसको क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं, यानी कि श्रेणी कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार का होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहां पर हमने मेंशन किया जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो वो फाइनाइट, जिसमें फिक्स नहीं हो वो हो जाएगा इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब मैं आपको समझाऊं कि सीरीज क्या है। तो सीरीज में मैंने बताया कि अगर किसी सीक्वेंस के सारे टर्म को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि जोड़ या घटाव के रूप में लिख दिया जाए, तो उस सीक्वेंस का नाम क्या हो जाता है? सीरीज हो जाता है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपका डेफिनेशन सेम ही है। जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड हो वो फाइनाइट, जिसमें फिक्स नहीं हो वो इनफाइनाइट। जैसे एग्जांपल के आप देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स है तो इसको बोलते हैं फाइनाइट सीरीज। और एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5 में नंबर ऑफ टर्म्स जो है ये फिक्स नहीं है, इसलिए बोलते हैं इसको इनफाइनाइट सीरीज। अब बात करते हैं कि हमारा तो पढ़ना तो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। अब ये प्रोग्रेशन टर्म क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि जो सीक्वेंस है ना, उसी का सिनोनिम्स है प्रोग्रेशन, यानी कि प्रोग्रेशन और सीक्वेंस दोनों सेम ही चीज है। तो प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी सीक्वेंस को आप प्रोग्रेशन कह सकते हो। और ये प्रोग्रेशन 3 टाइप का होता है। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी, और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर आप एचपी कहते हो। यहाँ पे आप इन तीनों ही टाइप को देख पाओगे। तो अपने सिलेबस में केवल एपी है, तो एपी के अलावा थोड़ा सा मैं जीपी और एचपी को भी थोड़ा सा डील करूंगा, मतलब डिफाइन कर दूंगा कि क्या होता है जीपी, क्या होता है आपका एचपी। फिलहाल अभी इतना समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो अब आप ध्यान से देखिए, एक ऐसा सीक्वेंस जो एक विशेष तरह का पैटर्न फॉलो करता है। और वो पैटर्न क्या है
कि अगले टर्म में से आप पिछले टर्म को सब्ट्रैक्ट करिए, और अगर हमेशा कांस्टेंट आता है ना, तो इस सीक्वेंस का नाम यानी कि इस प्रोग्रेशन का नाम जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि यदि T1, T2, T3, T4, T5 डॉट 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 Tn, ये सभी सीक्वेंस कुछ इस तरह के हैं कि T2 माइनस T1 का वैल्यू, T3 माइनस T2 का वैल्यू, T4 माइनस T3 का वैल्यू, या लास्ट में से सेकेंड लास्ट को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये सभी वैल्यू अगर ऑलवेज इक्वल आता है तो इस टाइप के प्रोग्रेशन को बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी कहा जाता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। ठीक है, सीरीज का हिंदी क्या होता है, श्रेणी, और सीक्वेंस का क्या होता है, श्रेणी। ओके, तो श्रेणी और श्रेणी में थोड़ा सा डिफरेंस है। और पहले की भांति यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होगा, एक फाइनाइट एपी और एक इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो जाएगा। इनफाइनाइट एपी में क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं होगा। अब जैसे कि कुछ बेसिक सा सवाल करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कि आप जो पहचानिए कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, एपी में है या नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1, 3, 5, 7 और 9, मैं आपसे पूछ रखा हूं कि क्या ये एपी में है, तो आपको ना तीन टर्म बेसिकली चाहिए, T1, T2 और T3। हालांकि मैंने यहाँ पर T1, T2, T3, T4, T5 सब लिख लिया है। T1 कितना हो जाएगा 1, T2 कितना हो जाएगा 3, T3 कितना हो जाएगा 5, T4 कितना हो जाएगा 7, T5 कितना हो जाएगा 9। ओके, अब आप क्या करिए कि T2 माइनस T1 करिए। जब T2 माइनस T1 किए तो कितना आ गया, वैल्यू 2 आ गया। फिर T3 माइनस T2 करिए तो वैल्यू कितना आ गया 2। T4 माइनस T3 करिए, वैल्यू कितना कितना आ गया 2। T5 माइनस T4 की, इसमें वैल्यू कितना आ गया 2। क्या ये हमेशा वैल्यू इक्वल आया या नहीं आया, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि सबका सब वैल्यू कितना आता है, इक्वल आता है। अगर इक्वल आता है इसका मतलब ये एपी में है। किसमें है, ये एपी में है। और पूछा जाए कि इस एपी का पहला टर्म क्या है और सर्वांतर क्या है, अभी जस्ट समझाता हूं कि सर्वांतर क्या चीज है। फिलहाल इतना सा बात समझते हैं कि अगर ये एपी है, एपी में है या नहीं है, तो ये एपी में है, क्योंकि जो डिफरेंस आया हुआ है ऑलवेज ही इक्वल आता है, कांस्टेंट आता है, 2 आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आगे लिया हूं कि 3, 8, 13, 18, 23, क्या ये सीक्वेंस भी एपी में है, तो आपको सिर्फ तीन टर्म निकालने हैं, T1, T2, T3। ये हो जाएगा T1, ये T2 और ये T3। अब आप T2 माइनस T1 का वैल्यू आप देखो कितना आया हुआ है, तो ये आया हुआ है 5। फिर आप T3 माइनस T2 का वैल्यू देखो तो ये कितना आया हुआ है 5। दोनों इक्वल आया या नहीं आया, दोनों इक्वल आ गया ना, इसका मतलब ये सीक्वेंस भी किसमें है, तो ये एपी में है। ओके, तो बड़ी आसानी से आप पहचान पाए कि कौन सा सीक्वेंस एपी में होगा और कौन सा नहीं होगा। केवल तीन टर्म दिखाना है, T1, T2, T3, और अगले टर्म में से पिछला वाला को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि T2 में से T1 को घटाते हैं, T3 में से T2 को घटाते हैं। अगर ये दोनों इक्वल वैल्यू देगा तो एपी में होगा, अदरवाइज एपी में नहीं होगा। ओके, अब अगर हम लोग बढ़ते हैं कि आगे कुछ टॉपिक अभी हम लोग देखा ना, सर्वांतर क्या होता है, तो इस चीजों को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझा जाए कि एपी के जो टर्म है ना, उसको T1, T2, T3 डॉट 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 Tn से डिनोट करते हैं, या फिर इसको A1, A2, A3, A4 डॉट 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 An से सूचित करते हैं। या तो T1 लिखिए या फिर A1 लिखिए। टर्म हम लोग यूज करते हैं पद जिसका हिंदी होता है, तो इसलिए हम लोग T1, T2 ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन आप चाहो तो A1, A2 भी लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला पद क्या होगा, तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, अदरवाइज A1 हो जाएगा। हालांकि पहला पद को आप ए से शॉर्ट स्मॉल लेटर में ए से डिनोट किया जाता है। फिर Tn या An, ये क्या है, ये है nth टर्म, यानी कि nवां पद है। अगर हिंदी बोलूं तो nवां पद है। और कभी कभी याद रखिए, केवल कभी कभी, समटाइम्स इट इज जस्ट अ लास्ट टर्म, कभी कभी ये जो Tn है ना, ये लास्ट टर्म भी हो जाता है, यानी कि अंतिम पद भी हो जाता है। हमेशा अंतिम पद हो ये कोई जरूरी नहीं है। अब सर्वांतर को समझ लेते हैं। सर्वांतर में मैंने क्या कहा
कि एपी होने के लिए कंडीशन क्या है कि T2 माइनस T1 का वैल्यू, T3 माइनस T2 का वैल्यू, T4 माइनस T3 का वैल्यू ऑलवेज ही इक्वल आना चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये सेम है, क्या है, डी है, और इसी डी का नाम क्या है, कॉमन डिफरेंस। सब में कॉमन है और वो डिफरेंस है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको बोलते हैं सर्वांतर बोलते हैं, या इसको उभयांतर भी बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी में सर्वांतर चलता है, या फिर कॉमन डिफरेंस। और इसको आप सी डी से डिनोट करते हैं या फिर डी से डिनोट करते हैं। स्मॉल लेटर में डी से डिनोट कर लीजिए, नहीं तो आप इसको सी डी से भी डिनोट कर सकते हैं, सी डी से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो ये चीजें हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं, आगे के टॉपिक क्या देखें, जैसे यहाँ पर मैंने फिर से क्वेश्चन लिया है कि आप पहचान करो कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है या नहीं है। तो अगेन आप क्या करें, तीन ही टर्म ले, T1, T2, T3, केवल तीन टर्म। T2 माइनस T1 का वैल्यू निकालिए, कितना आ गया, √2। T3 माइनस T2 का वैल्यू निकालिए, कितना आ गया, √2। दोनों इक्वल है ना, अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। और अगर ये एपी में है तो इस एपी का पहला टर्म क्या हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो आप जो घटा के लाए थे ना, यही क्या है, कॉमन डिफरेंस है, यानी कि CD है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ भी ये √2 ही आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा हूं कि क्या ये एपी में है या नहीं, तो जरा आप इसको ध्यान से देखें। यहाँ भी हम लोग को केवल तीन टर्म निकालना है, ये हो गया T1, ये हो गया T2 और ये हो गया T3। T2 माइनस T1 का वैल्यू निकालो, कितना आ गया, -1/2। फिर आप T3 माइनस T2 का वैल्यू निकालो, ये वैल्यू आ गया -1/4। क्या ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। चूंकि ये इक्वल नहीं है तो मैं कहूंगा कि ये एपी में नहीं है, ये जो सीक्वेंस है ये एपी में नहीं है। ओके, आगे बढ़े, तो यहां हम बड़ी आसानी से पहचान पाए कि कौन सा सीक्वेंस एपी में है और कौन सा सीक्वेंस एपी में नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले ये जानना पड़ता है कि एपी का सामान्य रूप क्या है, जनरल फॉर्म क्या है, किसी भी एपी का जनरल फॉर्म क्या है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि अगर किसी एपी का जनरल फॉर्म पता करना हो तो सबसे पहले उसका फर्स्ट टर्म और सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस पता कर लीजिए। फर्स्ट टर्म मान लीजिए ए है, सर्वांतर क्या मान लीजिए डी है। तो उस एपी का जनरल फॉर्म कैसे बनता है, ए लिखिए, डी ऐड कर दीजिए, ए प्लस डी, फिर डी ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ए प्लस 2D, फिर ऐड करिए ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, और इसी प्रकार से आप ऐड करते जाइए तो ए प्लस n-1 इंटू डी, और ये एपी का एक जनरल फॉर्म तैयार हो जाता है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा कि किसी एपी का प्रथम पद 15 दिया हुआ है, सर्वांतर 3 दिया हुआ है, उस एपी को फाइंड करिए। तो आप जानते हो एपी के फॉर्म का, एपी का अगर फॉर्म मुझे जानना हो तो एक बार 15 कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा, 18। फिर 18 में 3 ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा, 21। फिर 21 में 3 ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा, 24। और फिर आप डॉट 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 दिखा दीजिए, ये एपी का जनरल फॉर्म आ जाएगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन पूछा हूं कि किसी एपी का फर्स्ट टर्म जो है ये 2√3 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो √3 है, आप इसका जनरल फॉर्म बताइए। तो जरा आप ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 2√3, फिर इसमें एक बार और √3 ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा, 3√3, फिर √3 ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा, 4√3, फिर √3 ऐड कर दिए। इस तरह से आप एपी का फॉर्मेशन कर लेते हो। तो ये आसान पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जनरल फॉर्म एपी का क्या होता है। और एक बार अगर जनरल फॉर्म को समझ गए तो आप जनरल टर्म को भी समझ पाओगे। जैसे कि मैं आपको यहां समझाता हूं, ये कौन सा टर्म है, जरा आप काउंट करके देखें तो ये है थर्ड टर्म, तीसरा टर्म है, नहीं तो 3 में आप यहाँ क्या लिखते हो, 2 लिखते हो। ये कौन सा टर्म है, ये है फोर्थ टर्म, और फोर्थ में आप क्या लिखते हो, यहाँ पर 3 लिखते हो। फिफ्थ में क्या लिखते हो, यहाँ 4 लिखते हो। तो अगर आपसे पूछूं कि nth टर्म कितना होगा तो आप कहोगे कि यहाँ पे n-1 होगा। और अगर ये वाला चीज अगर आप समझ पाए ना तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कौन सा कंसेप्ट, कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। ये चीजें आपको बड़ी जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी के लिए, कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा। जनरल टर्म यानी सामान्य पद किसी एपी का क्या होगा, सामान्य पद, जनरल टर्म।
ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लिया जाए कि जनरल टर्म को ही आप क्या कहते हो, nth टर्म ऑफ एन एपी। क्या कहते हैं उसको, nth टर्म ऑफ एन एपी। तो अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। उसी प्रकार से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये जो आप देख रहे हो ना, यही चीज आपका क्या है, तो यही आपका nth टर्म है, यानी यही आपका क्या है, ये समटाइम्स इट इज जस्ट अ लास्ट टर्म, कभी कभी ये अंतिम पद भी होता है। जैसे इस एपी में फिलहाल इसके आगे कोई टर्म नहीं है, तो इस एपी का लास्ट टर्म भी nth टर्म ही है। तो एक कैसा फॉर्मूला आ गया, तो nth टर्म का फॉर्मूला आपका आ गया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया। और इसको डिनोट किसे करते हैं, an या फिर tn से। तो tn का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आता है n के बारे में। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और n हमेशा एक नेचुरल नंबर आता है, याद रखिएगा। n का वैल्यू हमेशा एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के अलावा कोई और टर्म नहीं हो सकता। ओके, तो बढ़े आगे, आगे बढ़ते हम लोग। अब इन जनरल टर्म का जब आप फॉर्मूला पढ़ लिए, तो आप ये छोटा सा दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मैंने किसी एपी को आपको गिवन है कि ये एपी में है, हाँ एपी में है। आपको करना क्या है कि इस एपी से आपको फाइंड करना है कुछ कुछ टर्म, जैसे कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 11th टर्म क्या है, हाँ 15th टर्म क्या है। अब ऐसा कुछ भी, ऐसा 21st टर्म क्या है, ये सब चीजें आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान दो कि इस एपी का पहला टर्म क्या है, जिसको आप ए से डिनोट करते हो, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, डी का वैल्यू कैसे आएगा, तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 8 माइनस 3 यानी 5 जो है वो कॉमन डिफरेंस है। दो चीजें आ गया तो बाकी सब आप बड़ा आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि आप 11th टर्म फाइंड करिए। ओके, तो T11 इट इज इक्वल टू A प्लस 10D होता है। समझ रहे बात आपको, अगर आपसे 11th टर्म पूछेगा तो यहाँ कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अच्छा कैसे लिखते हैं, तो इसको भी समझ लिया जाए कि आप इसको लिखोगे A प्लस 11 माइनस वन इंटू डी, यानी कि A प्लस 10D। अब अगर आपसे पूछा जाए, आप मुझे बताओ कि T15th कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 14D। इस अगर आप इस कंसेप्ट को, ये तो बहुत आसान बात है, आप याद करोगे तो कुछ चीजें आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा लिखने में। T21 अगर पूछा है तो कितना हो जाएगा, A प्लस 20D, यानी कि 21वां पद आपको इस तरह लिखना है। अब दोनों ही वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं, ये 3 है और ये अब कितना है, 5 है। ये कितना हो जाएगा आपका, 53 इज द राइट आंसर। ये कितना है, ये 3 है और यहाँ पे आपका हो जाएगा 14 इंटू 5 70 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 73। सो दैट्स द करेक्ट आंसर। नंबर थर्ड, ये आपका 3 है, ये आपका 5 है, 20 पंचे 100 और प्लस 3 103 इज द राइट आंसर। इस तरह से इस एपी का पहला टर्म, सॉरी 11th टर्म, 15th टर्म और 21st टर्म आराम से फाइंड कर सकते हैं, कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि टीएन का फॉर्मूला जो है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस होता है। ओके, तो अगर मैं टर्म से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करूं, तो यहाँ पे 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक एपी है, उस एपी का पहला टर्म दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि आप इसका कॉमन डिफरेंस बताइए। तो बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टीएन कितना हो जाता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना दिया हुआ है, 12, एन कितना दिया हुआ है, 11, 11 माइनस 1, और ये डी टीएन भी तो दिया हुआ है ना 132, जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ था ये मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। सो 132 माइनस 12 इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 10D। ये फाइनली कितना आ जाएगा, 120 इट इज इक्वल टू 10 इंटू डी, और 10 से ये कट जाएगा। इस तरह से ए का जो वैल्यू है ये कितना आ गया, 12 आ गया।
सही है, 12 आ गया। सो दैट्स द करेक्ट आंसर। फिर उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है कि ये थोड़ा सा, जब n आपसे पूछा जाए ना तो याद रखिएगा ये थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन आता है जब आपसे n पूछ दिया जाए। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी बस वही फॉर्मूला कि tn बराबर कितना होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। tn कितना दिया हुआ है 45, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 15, नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना है, सो n माइनस वन इंटू डी। डी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3। ये हो जाएगा आपका 45 माइनस 15 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 3। ये कितना हो जाएगा आपका 30 इट इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 3। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, सो n माइनस वन। और इस तरह से n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस 1 यानी कि 11 इज द राइट आंसर। n निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका थोड़ा ज्यादा अच्छे से ख्याल रखें। ओके, अगले क्वेश्चन बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आपका क्या दिया हुआ है कि कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 50 फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि फर्स्ट टर्म इस क्वेश्चन का क्या होगा, फर्स्ट टर्म फाइंड करिए। ओके, तो ये क्वेश्चन को मैं बॉक्स बना के आपको लिख देता हूं। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ था, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 51st टर्म दिया हुआ है, और आपसे पूछा है प्रथम पद क्या होगा। ओके, नो प्रॉब्लम, फॉर्मूला वही रह जाएगा, कौन सा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Tn कितना दिया हुआ है, तो T51 दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू a आपको फाइंड करना है, n माइनस वन इंटू डी, ये तो दिया हुआ है 51, n का वैल्यू तो दिया हुआ है ना इनडायरेक्टली, कितना 51, तो 51 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है, ये आपका 5 है। ये कितना दिया हुआ है 253 इज इक्वल टू a प्लस, ये हो जाएगा 50 इंटू 5। नाउ 253 इज इक्वल टू a प्लस 250। 250 को इधर ले आइए, 253 माइनस 250 इट इज इक्वल टू a। नाउ द फर्स्ट टर्म इज 3, so 3 is the right answer. Okay. ठीक है, तो तीन क्वेश्चन बड़ा आसान सा मैंने पूछा था आपसे कि कभी टीएन पूछेगा, कभी फर्स्ट टर्म पूछेगा, कभी नंबर ऑफ टर्म पूछेगा, कभी कॉमन डिफरेंस पूछेगा। तो ये तीन क्वेश्चन में हम लोगों ने इन सब चीजों को देखा है। बढ़ते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एपी का टर्म से रिलेटेड, ये अभी आपके स्क्रीन पर है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपसे पूछा गया है कि क्या 152 जो है, जो गिवन एपी है 2 12 32, इसका एक पद होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं कि क्या इस एपी में 152 कोई टर्म होगा कि नहीं होगा, क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे करके आप दो लिखोगे। अगर आप पूछो कि क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, तो आप देखो 2 है, 12 है, 32 है, इसी प्रकार से आप आगे बढ़ोगे तो क्या कहीं पर आपको 152 दिखाई देगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है। ओके, अब ये दिखाई देगा या नहीं देगा, ये आप कैसे पता कर पाओगे। तो सबसे पहले आप n का वैल्यू निकालो, और अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो डेफिनेटली होगा, तब ये क्या हो जाएगा, होगा। और अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं है तो ये नहीं होगा। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको लगाना है, ये मैं इरेज कर दिया। अब जरा देखो ध्यान से, इस एपी का प्रथम पद कितना दिया हुआ है 2, कॉमन डिफरेंस कितना का दिया हुआ है, तो आप T2 माइनस T1 कर लोगे। यानी कि 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या निकाल लो, आप Tn जो है ना वो 152 सपोज कर लो, और आप यहां से n का वैल्यू कैलकुलेट करो। इस तरह से अरेंज करना है चीजों को। ओके, तो Tn का फॉर्मूला आप जानते हैं कितना होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी।
Tn कितना दिया हुआ है 152, इट इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना का दिया हुआ है 10 का, तो 152 माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 150 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा 15, n माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 यानी 16, तो n का जो वैल्यू 16 आया है ये नेचुरल नंबर है या नहीं है, ये है। इसका मतलब स्पष्ट है कि इस एपी का जो 16th टर्म होगा दैट इज 16th टर्म, ये जो टर्म है ये डेफिनेटली 152 ही होगा। तो पूछा था कि क्या वो 152 इस एपी का टर्म होगा, पद होगा, ऑफ कोर्स इसका एक पद होगा, और वो कौन सा पद होगा, तो वो होगा 16वां पद। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवीआई है, इसलिए इसको आप ध्यान से रखें, इस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हूं कि क्या इस एपी में कोई पद जीरो होगा, और अगर होगा तो वो कौन सा पद है ये आप फाइंड करिए। तो आप याद रखिएगा कि इस एपी का कोई पद जीरो होगा या नहीं होगा, ये कंसेप्ट भी पिछले क्वेश्चन के भांति ही करेंगे, और जीरो वाला समझ जाओगे तो आप निगेटिव वाला भी समझ जाओगे। तो पहले जीरो वाला समझते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली आपको बस इतना सा करना है कि फर्स्ट टर्म तो खैर इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितना 52, कॉमन डिफरेंस भी निकाल लीजिए T2 माइनस T1 करने से, जो कि आपका 50 माइनस 52 होगा, यानी कि -2 हो जाएगा। आप Tn जो है ना, ये जो जीरो पूछा था तो आप जीरो सपोज कर लीजिए, और अब इसके कोरस्पॉन्डिंग n का वैल्यू फाइंड करिए। अगर n नेचुरल नंबर है तो पॉसिबल है कि जीरो हो जाए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो यार Tn को जरा आप सॉल्व कर ले। फॉर्मूला कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना दिया हुआ है 0, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 52, n आपको फाइंड करना है, और d दिया हुआ है -2। ओके, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका -52 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, और -2 से ये आराम से कट जाएगा 26 से। इस तरह से n माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया 26 आ गया, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 27। ये एक नेचुरल नंबर है या नहीं है, यस है। तो इसका मतलब है कि इस एपी में 27वां पद जीरो होगा, देखिए मैं बस कंसेप्ट सिखाया हूं, हालांकि आप इस क्वेश्चन को चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि 2 का गैप पर लिखा है ना, तो आप क्वेश्चन के डेटा पर मत जाइए, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए। इसमें रिलेटिवली आप डायरेक्ट भी पता कर सकते थे कि जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि 52, 50, 48, 46, 44 ऐसे करके जा रहा है, तो जीरो तो आना ही आना है। तो इस तरीके से देख सकते थे आप। कंसेप्ट पर ध्यान दें, क्वेश्चन के डेटा पर नहीं। तो आपने क्या देखा कि 152 टाइप का पूछेगा, जीरो टाइप का पूछेगा, और आपसे क्या पूछेगा निगेटिव वाला भी पूछता है। क्या पूछता है आपसे, निगेटिव वाला टर्म भी आपसे पूछता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए आप जरा ध्यान से। ये एपी गिवन है कि 135, 120, 105 इस तरह से ये एपी डिक्रीज करते जा रहा है। तो आपको पता करना है कि कौन सा ऐसा टर्म होगा, प्रथम टर्म जो निगेटिव होगा, और वो टर्म भी फाइंड करें। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस तीनों ही जो ये तीन पीछे का 2 क्वेश्चन किए और ये इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें। पूछा कि ऋणात्मक कब होगा, या ऋणात्मक होगा भी नहीं होगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो जब ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक से पहले क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि कहां पर या तो जीरो होगा या जीरो होगा या जीरो हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा जीरो ही होगा, हम जीरो के अप्रॉक्स जाएंगे तो उसके बाद वाला टर्म कौन सा होगा, निगेटिव होगा। तो सबसे पहले कहां देखेंगे कि जीरो कहां पर हो रहा है, या तो जीरो एग्जैक्ट हो
या उस जीरो के आसपास आ जाता हो, तो उसके बाद का टर्म क्या होगा, उसके बाद का टर्म आपका निगेटिव होगा। नहीं, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जरा आप यहाँ पर से समझ लीजिए। मान लीजिए आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे करके आप हर बार 2 घटाते जाओगे तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जहां पर एक बार आप 0 के बारे में पता कर लिए तो अगला वाला पद क्या हो जाएगा, -2, यानी कि आपको पता है कि नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। नहीं, या तो 0 होगा या 0 नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे आपका 3 है, फिर आप यहाँ पर आप देखो 7 है, 3 है, या फिर ऐसा लेते हैं कि 12 है, 12 से आप 7 पे गए, 7 4 11 ना, ओके, तो 11 है, 11 से 7 पे गए, 7 से आप 3 पे गए, और हर बार आप 4 क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो अब क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, यानी कि 0 तो नहीं हो रहा है, लेकिन 0 के सबसे नजदीक में कौन सा आया है, तो वो आया है 3। उसके जस्ट बाद वाला कौन सा नंबर है, निगेटिव है। या तो एग्जैक्ट 0 आना चाहिए, नहीं तो 0 के अगल बगल में आ जाएगा, तो उसके बाद वाला हम लोग वैल्यू हम लोग कहेंगे निगेटिव है। तो यहां भी हमारा पर्पस किस पे होगा, सबसे पहले 0 फाइंड करने पर। ओके, तो आप बताओ कि इस एपी का प्रथम पद कितना है, 135। सर्वांतर कितना का है, तो 120 में से अगला में से पिछला वाला घटाते हैं, याद रखिएगा। ये कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ओके, और हमेशा ही आपको 0 के तरफ जाना है, तो हम इसको 0 मान लेंगे और कोरस्पॉन्डिंग एन का वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग इसी कंसेप्ट को अप्लाई किए थे। तो आप जानते हो कि टी एन का फॉर्मूला कितना होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। टी एन कितना दिया हुआ है, 0। प्रथम पर कितना दिया हुआ है, 135, n-1 इंटू डी। डी कितना है आपका, ये है आपका -15। ओके, 135 इज इक्वल टू n-1 इंटू -15। ये कट जाएगा, कितना सब कट जाएगा, 9 से, n-9 से। n-1 का वैल्यू कितना आ गया, -9 आ गया। n-1 का वैल्यू कितना आ गया, -9 आ गया। ओके, देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं मिस कर रहा था। ये कितना हो जाएगा आपका, -9 नहीं, ये आपका हो जाएगा +9, क्योंकि यहाँ पे आपका पहले से कितना है, -135। ओके, -135 था, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 9। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। तो n का वैल्यू 9 है, n-1 का वैल्यू 9 आ गया, ये कितना हो जाएगा 10। ये तो एग्जैक्टली ही 0 पॉसिबल है, आप देख पा रहे हो। n का वैल्यू क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। नेचुरल आ गया, इसका मतलब 0 तो संभव है ही, यानी कि जो 10वां टर्म है ना, 10th टर्म इज 0। तो आप मुझे बताओ कि 11th टर्म कौन सा होगा। तो फर्स्ट जो निगेटिव टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा, 11th टर्म इज नेगेटिव। 11th टर्म इज नेगेटिव। तो आपसे पूछा था कि कौन सा प्रथम पद जो है वो नेगेटिव होगा। अच्छा, आप बताओ कि 12th भी क्या होगा, 12th भी होगा नेगेटिव। ये इसके बाद सबका सब अब नेगेटिव ही होते जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट वाला कौन सा है, तो कौन सा होगा, 11th टर्म। अब आपसे पूछा गया है कि वह टर्म भी फाइंड करिए, तो आप निकाल दीजिए T11। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं, T11 कितना हो जाएगा, A प्लस 10 इंटू डी हो जाएगा। ओके, तो ए कितना दिया हुआ है, 135, 10 गुना डी का वैल्यू है -15। सो 135 और -150 बराबर -15। आप देखो कि ये जो है ना, ये आपका निगेटिव में आ गया है, यानी कि परिणामा पद जो है वो निगेटिव आता है। तो मतलब हम लोग को क्या करना है, फोकस करना है कि कहाँ पे 0 हो सकता है या 0 के आसपास हो सकता है। अगर 0 के आसपास भी हो जाए तो अगला वाला पद क्या हो जाएगा, तो डेफिनेटली निगेटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को अप्लाई करना है आपको। अब हम लोग जब टर्म को समझ गए, टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को समझ गए, तो अब एक जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था उस क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। जिसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 113 क्वेश्चन था ये, सेट ए का।
एपी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछा हुआ था इस बार, जिसे आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ किस तरह सॉल्व होगा, तो पूछा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, कौन सा टर्म जो है वो जीरो होगा, इस समांतर श्रेणी का कौन सा टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, इस एपी का जो प्रथम पद है ये है आपका 72। ओके, सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 63 माइनस 72, ये कितना हो जाएगा आपका -9। ओके, अब आप टीएन को ना जीरो सपोज कर लीजिए, अभी जस्ट हम लोग सीखे थे, और आप एन का वैल्यू निकाले। अगर एन का वैल्यू नेचुरल नंबर आता है तो जीरो पॉसिबल है, और अगर नहीं तो पॉसिबल है भी नहीं। तो अब आप देखो किस तरह बनाओगे। तो टी एन का फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन कितना दिया हुआ है, जीरो। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 72 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना दिया हुआ है, -9। -72 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -9, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 8। 8 इज इक्वल टू एन माइनस वन, और इस तरह से एन का जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा 9, यानी कि नाइन्थ टर्म जो है, ये नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूछा था कि कौन सा टर्म जीरो होगा, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे जब हम लोग बढ़े तो अगले क्वेश्चन में भी बेसिक में पूछा हुआ था कि अगर किसी एपी का सातवां पद सातवें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना के बराबर है, तो बताइए 18वां पद क्या है। तो आप एक बात समझो कि आपसे सबसे पहले जो समझना है कि इस एपी का जो पहला पद है वो ए मान लीजिए, फर्स्ट टर्म भी ए, कॉमन डिफरेंस भी डी। अब देखो आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है कि T7 का 7 टाइम्स सातवें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना के बराबर है। सातवें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है, तो आप T18 बताइए। एक बात आप जरा ध्यान दो, आपसे पूछा क्या है कि आप 18वां पद बताइए। आप मुझे जरा बताओ कि 18वां पद जो है ओके, जो 18वां पद है वो आपसे पूछा है, तो 18वां पद कितना हो जाएगा, a प्लस 17d, या तो ये वैल्यू एग्जैक्टली चले आए, a प्लस 70d डायरेक्ट आ जाए, नहीं तो आपका a का वैल्यू आ जाए और d का वैल्यू आ जाए, तो अपना काम बन सकता है। तो जरा आप ध्यान से देखिए, a प्लस 17d, 7 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, a प्लस 6d, याद है ना, 7 बोलेंगे तो एक उससे कम कर लेना है, ये कितना हो जाएगा a प्लस 10d, a प्लस 10d, ये कितना हो जाएगा 7a प्लस 42d, इट इज इक्वल टू 11a प्लस 110d। तो एक काम करते हैं, सबको एक तरफ ले आइए, तो 11a माइनस 7a प्लस 110d माइनस 42d इट इज इक्वल टू 0। ये आपका कितना आ गया 4a, 4a प्लस, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 66, यानी कि
68D। यहां से 4 जो है वो कॉमन भी हो जाएगा, सो A प्लस 17D। ठीक है, यानी कि A प्लस 17D का वैल्यू कितना आ गया, 0 ही आ गया। ये डायरेक्ट ये वैल्यू ही आ गया। तो आप मुझे बताओ, आपसे क्या पूछा था कि 18वां पद कितना होगा, कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि आपका डायरेक्ट आ गया A प्लस 70D का वैल्यू। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 86। एक और क्वेश्चन पूछा गया बड़ा आसान सा, उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। आपसे पूछा गया था किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 1 होगा। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है, तो 2n प्लस 1 है। ठीक है, इसके प्रथम 3 पदों का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 3 पदों का योगफल, एक काम करते हैं, n का वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, ये t1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना, 3। t2 निकाल लेते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। t3 निकाल दीजिए, 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना, 7। आपसे पूछा था प्रथम 3 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15। ये कुछ ज्यादा ही आसान सवाल था, इसको आप आराम से बना सकते थे। तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो टर्म से रिलेटेड अभी तक बीपीएससी में पूछा जा चुका है, जो मैंने जस्ट देखा है उसी हिसाब से। अभी टर्म से रिलेटेड और भी कंसेप्ट बाकी है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके एक नए कंसेप्ट के साथ, और फिर हम लोग सम के बारे में पढ़ेंगे, और तब एपी जो है वो समाप्त होगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, है ना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।